नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चुका है 3 बजे यानी हेल्दी इंडिया का, और साथ ही अब 1 घंटे तक हम आप सभी के साथ बिल्कुल लाइव रहेंगे और हर शनिवार और रविवार की तरह एक और नया विषय यानी आज का विषय हम डायबिटीज लेकर आए हैं। और डायबिटीज को लेकर ही हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये डायबिटीज होता क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या इसका इलाज संभव है या नहीं। क्योंकि देखिए, आम भाषा में हम इस डायबिटीज को मधुमेह और शुगर के तौर पर भी जानते हैं, लेकिन इसका इलाज संभव है या नहीं, कितने प्रकार के डायबिटीज होते हैं, इसका खतरा किन किन लोगों में देखने को मिलता है और इलाज के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, आप अपने बचाव में क्या कुछ कर सकते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो कि आपके मन में जरूर उमड़ते होंगे कि आखिर इन सवालों के जवाब मिलेंगे कैसे। और जब तक आपको डायबिटीज का पता चलता है तब तक इसका स्टेज बढ़ भी सकता है और इसका खतरा कितना ज्यादा दुगना हो सकता है या फिर बहुत जल्दी से कंट्रोल किया जा सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसे शुगर और डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। यह बीमारी तब होती है जब आपके शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता और इसके कारण ब्लड में मौजूद ग्लूकोज या शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो ब्लड में मिलकर ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। यदि शरीर में पर्याप्त इंसुलिन मौजूद नहीं होता तो ब्लड कोशिकाओं तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता और ये ब्लड में ही इकट्ठा हो जाता है। ब्लड में मौजूद अतिरिक्त शुगर आगे चलकर डायबिटीज में परिवर्तित हो जाता है। हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है और इंसुलिन नामक हार्मोन इस ग्लूकोज को ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बिना इंसुलिन के नहीं हो सकता। डायबिटीज किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि डायबिटीज के मरीज कब और क्या खा रहे हैं। इससे ब्लड शुगर का लेवल नियंत्रित रहता है। और अब आपको सबसे पहले बताते हैं डायबिटीज के प्रकार के बारे में। डायबिटीज 3 प्रकार के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, यह आमतौर पर बच्चों और युवाओं में देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज अक्सर उम्रदराज लोगों में ही देखने को मिलता है। गर्भकालीन डायबिटीज, यह गर्भवती महिलाओं को हो सकता है। हर बढ़ते साल के साथ डायबिटीज का होना बहुत आम समस्या बन गया है। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में डायबिटीज मरीजों की, तो इसकी संख्या भारत में सबसे ज्यादा है और ये आंकड़े डराने वाले हैं। लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और 13.6 करोड़ लोगों को प्री डायबिटीज की स्थिति है। डायबिटीज को सही समय पर मॉनिटर करने के लिए इसके लक्षणों को पहचानना जरूरी है। डायबिटीज के लक्षणों की बात करें तो लगातार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना या डिहाइड्रेशन, भूख ज्यादा लगना, वजन कम होना, थकान, चक्कर आना, संक्रमण या त्वचा की समस्या, मतली और उल्टी, धुंधली दृष्टि। एक स्टडी में बताया गया है कि 2019 में डायबिटीज के 7 करोड़ रोगी और अब इस संख्या में 44% की बढ़ोतरी हुई है। इसके रिसर्च में यह भी बताया गया है कि भारत में 15.3% लोगों को प्री डायबिटीज है। डायबिटीज में टाइप 2 डायबिटीज सबसे आम प्रकार का माना जाता है, जो 90% से 95% लोगों को होता है।
दुनिया भर में लगभग 537 मिलियन वयस्कों को डायबिटीज की समस्या है। विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि डायबिटीज में बढ़ोतरी जिस तरह से हो रही है, इसकी संख्या 2030 तक 643 मिलियन और 2045 तक 783 मिलियन हो जाएगी। डायबिटीज बीमारी अनुवांशिक भी होती है और खराब जीवन शैली के कारण भी होती है। मधुमेह के मरीजों को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज के मरीज का ब्लड शुगर लेवल का ना तो सामान्य से अधिक होना ठीक रहता है और ना ही सामान्य से कम होना ठीक रहता है। ऐसे में इसकी जांच कर लेवल का पता लगाते रहना चाहिए। अगर मधुमेह का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए या फिर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो दोनों ही स्थिति में मरीज की सेहत पर खतरा मंडराता है। ये दोनों ही परिस्थितियां जानलेवा मानी जाती हैं। न्यूज इंडिया के लिए सुरभि तिवारी की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट तो आपने देख ली और साथ ही ये ज़रूर समझ लिया होगा आपने कि डायबिटीज़ क्या है या कैसे होती है, लेकिन इससे जुड़ी हुई और भी जानकारियों के लिए हम डॉक्टर्स का ही रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अनुराग भार्गव जी। आप रिटायर्ड सीएमओ है नोएडा से, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रंजन कुमार जी भी मौजूद है, फिजिशियन है पेशे से। और ऐसे में देखिए हमारे साथ और भी कुछ डॉक्टर्स जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में, लेकिन डॉक्टर अनुराग और डॉक्टर रंजन, आप दोनों का सबसे पहले बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। और डॉक्टर नीरज त्रिपाठी भी हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नीरज, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। तो देखिए एक एक करके डायबिटीज़ को लेकर के, क्योंकि अब हम चर्चा की शुरुआत करने वाले, तो सबसे पहले डॉक्टर रंजन मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। डायबिटीज़ को आम भाषा में हम मधुमेह या शुगर के नाम से जानते हैं, और लेकिन इसमें सवाल कई खड़े होते हैं कि क्या मीठा खाने से ही केवल डायबिटीज़ हो सकता है या फिर किसी अन्य कारणों से भी हो सकता है? इस पर थोड़ा सा प्रकाश ज़रूर डालिएगा। जी, केवल मीठा खाना से ही डायबिटीज़ होता है ऐसा नहीं है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है वो तो ऑटो इम्यून होता है, जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, तो फिर उसमें पैनक्रियाज में बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज़ करना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिस वजह से भी डायबिटीज़ होता है। प्लस ये जो लाइफस्टाइल आजकल के लोगों की यंग एज में, और जो लाइफस्टाइल है लेट नाइट खाना, बहुत लेट तक खाना नहीं खाना, और जंक खाना बाहर है, और बहुत लेट तक जागना, प्रॉपर स्लीप नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, तो प्रोसेस्ड फूड लेना, इन वजह से भी ये टाइप 2 डायबिटीज़ मिडिल और लेट एज में डेवलप करता है। तो डेफिनेटली मीठा खाने से डायबिटीज़ बढ़ता ही है, लेकिन ये सारे कारण भी हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ होता है। प्रेगनेंसी में भी फिर जो प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ है उसमें प्लासेंटा कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो इंसुलिन रेसिस्टेंट उत्पन्न करते हैं, जिससे भी प्रेगनेंसी में शुगर हो जाता है। तो इस तरह कई कारणों से शुगर डेवलप होता है। केवल शुगर, मीठा खाना ही एक कॉज नहीं है जिससे डायबिटीज़ होता है। तो दर्शकों, सुना आपने कि सिर्फ मीठा ही एक वजह नहीं है जिससे कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है, और डॉक्टर रंजन ने बताया कि आपको किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज मस्ट है, आपको आहार में भी आप बहुत हेल्दी डाइट शामिल कीजिए। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ राजस्थान से अजय कुमार जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी 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 मैडम। सर मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ लास्ट 10 ईयर से, और ग्लिमप्राइड मेटफॉर्मिन कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ मैं। अभी बीच में मेरे को बाइक चलाते चलाते सडन अनकॉन्शियसनेस हुई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। बाद में ठीक है, ज्यादा नहीं लगी, मेरी हेलमेट वगैरह सब था, बट मैंने घर पे आके जब मेरा शुगर चेक किया तो वो 305 था, 310 था। तो सर क्या 300 क्रॉस होते ही ऐसा बीच में अनकॉन्शियसनेस आ जाती है क्या? इसके बारे में मैं जानना चाह रहा था। ठीक है, आप लाइन पर बने रहिएगा। डॉक्टर रंजन जी, मैं आपसे इस सवाल का जवाब देना चाहूंगी, फिर मैं डॉक्टर अनुराग का रुख करूंगी। देखिए, उन्होंने बताया कि उनको अनकॉन्शियसनेस हुआ था। इसके और भी कॉज हो सकते हैं। कभी कभी शुगर कम होने से अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा शुगर भी बढ़ जाए तब भी हो जाता है। तो 300 350 से ऊपर रहने लगे तब भी ऐसा हो सकता है। शुगर कम होने से भी होता है। ग्लिमप्राइड ले रहे हैं वो दवाइयाँ, कभी कभी ये भी हाइपोग्लाइसीमिया करती हैं। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शुगर इम्बैलेंस हुआ हो तो उनका
ये अनकॉन्शियसनेस हुआ हो, लेकिन इसके साथ उनको दूसरी जांचें भी कराने की आवश्यकता है डॉक्टर से मिलकर, जैसे अपना हार्ट का ईसीजी, इको कराना चाहिए, या अगर अनकॉन्शियस हुआ है तो एक बार ब्रेन का एमआरआई करा के भी देखना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज को स्ट्रोक का भी खतरा रहता है। तो ये सारी वजह की भी जांच करा के देखनी चाहिए कि कोई और वजह तो नहीं हुई जिसकी वजह से उनको अनकॉन्शियसनेस हुआ है। शुगर भी उनका बढ़ा हुआ है, तो ये सारी जांच करा के वो कारण का पता चल सकता है एग्जैक्ट किस वजह से उनको अनकॉन्शियसनेस हुआ। ठीक है अजय जी, और कोई सवाल या आपको सवालों का जवाब मिल चुका है? नहीं, सवाल का जवाब तो मिल चुका है, पर मैडम ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ लाइफ में। मैं खुद डॉक्टर हूँ तो बहुत सारा चेक कराता रहता हूँ हर तरीके से। ठीक है, डॉक्टर अनुराग से भी हम सुन लेते हैं कि आखिर उनका इस पर क्या कुछ कहना है। डॉक्टर, ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई पेशेंट जब डायबिटिक है तो हर एक पेशेंट के साथ अनकॉन्शियस होना ये आम बात है? पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 59। ठीक है, तो इस जिस एज में आप हैं उसमें हार्ट पे भी बहुत असर पड़ता है डायबिटीज़ का, और लॉन्ग स्टैंडिंग आपने बताया 10 साल से डायबिटीज़ है, और उसके साथ साथ आपको जो है जो डॉक्टर साहब ने बताएं ये सारे टेस्ट तो कराने ही चाहिए, लेकिन आपको रूटीन में अपना ब्लड शुगर टेस्ट करते रहना चाहिए। और नहीं, वो रेगुलर करवाता हूँ सर। नहीं, आप अपने घर पे भी एक मशीन खरीद लीजिए, उससे आप अपना टेस्ट करते रहिए, क्योंकि आपका उस दिन 350 हो गया, ये भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि आपने आप खुद ही कह रहे हैं कि आप रेगुलर ब्लड टेस्ट कराते थे। जी। तो उसके बाद भी इतना बढ़ गया, इसका मतलब आप खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, जिस कारण से ऐसा हो रहा है, या आपकी दवाई जो है अब उतनी इफेक्टिव नहीं रह गई है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। वही लग रहा है सर, दवाई इफेक्टिव नहीं रह गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए ठीक है अजय जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिल गया होगा, और आपको भी अपनी डाइट में परिवर्तन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर नीरज का भी एक बार हम रुक कर लेते हैं। डॉक्टर नीरज, क्योंकि आयुर्वेदाचार्य हैं आप, तो आयुर्वेद के नज़रिए से मैं डायबिटीज़ को समझना चाहूँगी कि अगर ऐसे में लोगों को ये कहा जाता है कि आप अपने आहार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, कि आप क्या सेवन कर रहे हैं और क्या बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, तो इसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिएगा। डॉक्टर नीरज, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट तो एक्चुअली आवाज आ रही है? जी डॉक्टर जी। एक्चुअली कह रहे हैं कि जो हमारा मधुमेह है जी। ये आप सोचिए कि मतलब 34 सदी से इसको प्रॉपर डिफाइन किया गया। उसमें सबसे पहले क्या बताया कि आज जैसे आद्य सुखम तो सुखम, यानी कि जो लोग ज्यादा खाने के लिए शौकीन हो, मीठी चीजें खाना, और ज्यादा बैठे रहना, सोना, ज्यादा देर तक सोना, और दूध से बनी हुई चीजें ज्यादा खाना, एक्टिविटी अगर नहीं कर, तो ये प्रॉब्लम है इस डायरेक्ट शुगर के लिए। दूसरे इसमें और बताए जो बता रहे डॉक्टर साहब की सहज, और हमारा सहज मतलब बाईपास, यानी कि जब आ गया है, और प्लस मतलब जो हमारी जनरेशन में रन करता है, एक ये कारण होते हैं। तो इसमें डाइट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा देखिए कि आपके ब्लड में शुगर ज्यादा है, आपके खाना कम खाइए। अगर आप खाना कम खाएंगे तो आपकी बॉडी कैसे चलेगी, और ज्यादा खाएंगे तो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये के बीच में बैलेंस बनाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। यानी कि खाना ज्यादा नहीं खाना है और कम भी खाना, और भी नहीं खाना है। तो इन दोनों को अगर मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमने देखा कि जैसे कंडीशन बता रहे हैं कि शुगर भाई और पालक इस कंडीशन, तो इन के लिए हमने जो कि अब एक और क्या बताते हैं, जो खान पान के साथ जो दवाएं लेते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है। क्या होता है कि हम खा रहे होते हैं और शुगर आपके डाउन होती है, और हमारी बॉडी क्या करती है, उसको बढ़ाना चाहती है, बढ़ती है। तो उसके बाद में क्या होता है, जब ऐसी कंडीशन लगातार होती है, शुगर कम मिलते हैं, तो क्या होता है, या आपको एक स्नैक और कच्ची की शुगर बढ़ रही है, आप फिर से तो एक विशियस साइकिल होती है। इसकी वजह से भी कुछ लोगों को अप होती चली जाएगी, लगेगी ज्यादा हो जाती है, फिर शुगर डाउन नहीं लगता। भी एक केसेस में तो जरूरी नहीं कि कई बार ऐसी कंडीशन होती है, उसके बाद बॉडी सेवा
सबकी शुगर ठीक है एकदम डॉक्टर नीरज, मैं आपके पास लौटूंगी। आप कोशिश ये कीजिए कि आपका ऑडियो एक बार दोबारा से ठीक हो जाए, क्योंकि ऑडियो में बहुत टेक्निकल फॉल्ट है। आपके पास मैं लौट रही हूँ। अरविंद हमारे साथ हैदराबाद से कॉलर जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अरविंद जी, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार जी अरविंद जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। जी, मेरा सवाल है कि बहुत सारे डॉक्टर्स और एड में ये क्लेम किया जाता है कि डायबिटीज रिवर्सल हो सकता है। जी टाइप 2 डायबिटीज क्या पॉसिबल है रिवर्सल होना? ठीक है डॉक्टर रंजन, क्या ये पॉसिबल है कि टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? लाइफस्टाइल अगर बॉर्डर लाइन पे है तो लाइफस्टाइल अपना कर रेगुलर वॉकिंग करके, खाने पीने का बिल्कुल परहेज करके, हेल्दी डाइट लेके जिसमें वो फुल ग्रेन्स लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, लीन प्रोटीन लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। टाइमली खाना खाना डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल रिवर्सल तो नहीं होता, लेकिन उसको कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि बिल्कुल अगर आपकी बॉडी की इंसुलिन आपकी उस पर उतना इंसुलिन बन नहीं रहा है बॉडी में, और इंसुलिन के रिसेप्टर या तो एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर उतनी बॉडी कर नहीं पाती है, उनका जो बॉडी एक्ट नहीं कर पाती है, तो फिर पूरी तरह से रिवर्सल बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन स्टार्टिंग फेज में अगर बॉर्डर लाइन है तो लाइफस्टाइल से, डाइट मॉडिफिकेशन से, एक्सरसाइज से तो कंट्रोल कर लेते हैं। और आजकल कई लोग मेडिकेशन से विदाउट मेडिकेशन पे शिफ्ट हो जाते हैं कंट्रोल करके। लेकिन अगर वो फिर से आगे से वो डिस्टर्ब लाइफस्टाइल, डाइट मॉडिफिकेशन डिस्टर्ब होता है तो फिर डेफिनेटली डायबिटीज़ के फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। लेट कॉम्प्लिकेशंस जैसे रेटिना को ख़राब करती है, आपकी किडनी को ख़राब करती है, आपकी नसों को ख़राब करती है, तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, फिर वो रिवर्ट कई बार हो जाता है। इसलिए लाइफस्टाइल स्टार्टिंग फेज में ही उसको कोशिश करनी चाहिए कंट्रोल करें। एक फेज़ के बाद ये मुश्किल हो जाता है कि डायबिटीज़ पूरी तरह से रिवर्ट हो जाए, क्योंकि इंसुलिन तो फिर काम नहीं कर रही है बॉडी में, तो इसलिए या तो इंसुलिन देकर या फिर दवाइयाँ देकर, जिससे कि शुगर कंट्रोल है वो कंट्रोल करना पड़ता है। चलिए उम्मीद करते हैं अरविंद जी आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिल गया होगा, और बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनुराग, आपसे मैं थोड़ा ये समझना चाहूँगी कि कई बार हमने देखा है कि टाइप 1 या टाइप 2 टेस्ट के बाद पता चलता है, लेकिन आमतौर पर अगर टाइप 1 टाइप 2 के लक्षणों के बीच के डिफरेंस की बात करें तो ये ऐसा कौन सा डिफरेंस होगा जिससे ये समझा जा सकता है कि क्या हमें टाइप 2 के लक्षण है या टाइप 1 के लक्षण है? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसमें इंसुलिन ऑलमोस्ट बनता ही नहीं है जी। तो उसके कारण वो बिल्कुल जन्म से ही होती है और थोड़े दिन बाद से पता लगने लगता है। बच्चा बहुत ज़्यादा खाना खाने लगता है, बहुत ज़्यादा पेशाब करने लगता है और बार बार उसको इन्फेक्शन होने लगते हैं, और थोड़ा यंग एज में शुरुआती स्थिति में भी हो जाता है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें आदमी जो होता है यंग एडल्ट या 45 के ऊपर होता है, तो उसमें हम हर वक्त वो लेथार्जी सा रहता है, उसका मन कोई काम करने का नहीं होता है शुरुआती स्टेज में, और बार बार उसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है या स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन सब चीज़ों में जो घाव होता है वो कम भरता है, और बाद में वो तीनों सिम्टम्स आ जाते हैं कि बार बार खाना, बार बार पेशाब करना, तो और बार बार पानी पीना, तो इन सब चीज़ों से ये पता लग जाता है। लेकिन वो एक तो उम्र का पहले वो होता है, और डायबिटीज़ का शुरुआती स्टेज से ही पता लगाना ज़रूरी है। इसके लिए हमेशा हमको ब्लड टेस्ट कराते ही रहना चाहिए। 45 साल के बाद कम से कम हर 1 साल पे आपको शुगर के लिए टेस्ट करा लेना चाहिए। और एक आजकल A1C या HB1AC टेस्ट होता है, उसमें 3 महीने में आपकी डायबिटीज़ या आपकी शुगर लेवल कैसा रहा उससे पता लग जाता है। तो ये टेस्ट तो आपको हर 45 साल के बाद हर एक आदमी को हर साल करा लेना चाहिए, जिससे कि शुरुआती स्टेज में पकड़ जाए चीज़, तो उससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता और कुछ भी आदमी बहुत आराम से अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर इसमें एक और क्वेश्चन मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी। आपने कहा कि टाइप 1 और टाइप 2 किसी को भी हो सकता है। एज फैक्टर के बारे में भी थोड़ा सा हम अगर बात कर ले, तो अगर बच्चों की बात हम करें तो ऐसे में बच्चों में कौन से वो सिम्टम्स है या फिर किस प्रकार के डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलते हैं, और उनके लिए अगर ट्रीटमेंट होते तो क्या वयस्कों के लिए, यूथ के लिए या बड़ों बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए क्या सेम ट्रीटमेंट होता है? नहीं, जिन टाइप 1 डायबिटीज़ में जो इंसुलिन होता है वो बनता ही नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ इंसुलिन से होता है। लेकिन बड़ों के जो डायबिटीज़ होती है उसमें इंसुलिन थोड़ा बनता है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत होती है,
तो कुछ दवाइयाँ ऐसी आती हैं जो इंसुलिन को पेनक्रियाज से ज़्यादा निकाल देती हैं, तो उससे वो दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में बिना इंसुलिन के कोई भी काम नहीं हो पाता। चलिए ठीक है डॉक्टर्स, तो लगातार देखिए हम डायबिटीज़ को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और इसके आगे भी हम लगातार इसी तरीके से डायबिटीज़ पर बातचीत करते रहेंगे कि आखिर इसके और पॉसिबल ट्रीटमेंट्स या प्रिवेंशन के लिए हमें क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, और डाइट को लेकर भी हम और ज़्यादा डिटेल में भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हेल्दी इंडिया में आज हम बात करें डायबिटीज़ को लेकर के, और अब तक आपने डॉक्टर्स को सुना कि आपको डाइट में किन चीज़ों का ख्याल रखना है अगर आप डायबिटिक है, और साथ ही साथ डायबिटीज़ के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको लेकर भी हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले इनके बीच का अंतर समझने की भी कोशिश की जा रही थी, सिम्टम्स भी समझ रहे थे हम। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर रंजन, एक बार मैं फिर आपका रुख कर रही हूँ। अगला सवाल यही है कि जिस तरह अभी हम थोड़ी देर पहले भी हम बातचीत कर रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब डायबिटीज़ का हम जिक्र करते हैं और उसके बाद रिवर्सल डायबिटीज़ का भी जिक्र आता है, ऐसे में कुछ लोगों के लिए ये समझ पाना मुश्किल होता है कि क्या अगर डायबिटीज़ कंट्रोल हो गया है एक हद तक, तो क्या वो सच में समाप्त हो चुका है, समाप्ति के कगार पर है, या इसके वापस आने की उम्मीद अभी भी है? जी बिल्कुल, डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई तो उसके रिवर्सल के भी चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए आपको डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, रेगुलर रूटीन फॉलो करना चाहिए, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म तक आपको, अगर फैमिली हिस्ट्री है या फिर आपको, तो ये सब होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगती है। पुरानी हिस्ट्री रही है, फैमिली हिस्ट्री रही है, तो डेफिनेटली आने के चांसेस रहते हैं। तो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए, और बीच बीच में अपने ब्लड टेस्ट की जांच करानी चाहिए कि कहीं आपको फिर से आपका शुगर बढ़ने तो नहीं रहने लग गए हैं। तो और लॉन्ग टर्म में आपको रेगुलर अपने पैरों पे कोई घाव कोई तो नहीं डेवलप हो रहा है, नसों में आपको आप फील कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, सेंसेशन आपकी टच सेंसेशन ठीक है नहीं, बिल्कुल रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ न्यूरोपैथी होती है जिसमें सेंसेशन कम हो जाता है, कोई छोटा मोटा घाव डेवलप होता है, तो अगर डायबिटीज़ है आपको तो जल्दी सेटल नहीं होता। तो ये सब की पाँव की जाँच नियमित तौर पर करनी चाहिए, और तो इससे आप अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करते रहेंगे और अपना शुगर वगैरह भी जांच कराकर आपको पता चलता रहेगा कि आपका कंट्रोल है किस लेवल पे है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर रंजन, आपने क्योंकि लाइफस्टाइल का भी जिक्र किया, इसमें हम ये भी देखते हैं आमतौर पर ख़ास तौर पे जिस तरीके से जनरेशंस बदलती जा रही हैं, और इस बीच हमने ये भी देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं या अल्कोहल कर रहे हैं, पार्टियों में बहुत वो इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे में क्या इसका प्रभाव डायबिटिक लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, या कोई बहुत ख़ास असर हम नहीं देखते हैं? जी नहीं, इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है स्मोकिंग एंड अल्कोहल का, और ये डायबिटिक के रिस्क को बढ़ा सकते हैं आपका। आजकल स्पेशली मिडिल एज और यंग एज में हम लोग देख रहे हैं, चूँकि लोग इंटरनेशनल काम कर रहे हैं तो लोगों का काम का टाइमिंग भी बहुत अलग अलग हो गया है। तो उनका खाना भी जो नेचुरल जो टाइमिंग है उनकी नहीं होती है, बहुत देर तक खाना स्किप करते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, बिंज ईटिंग करते हैं, जिस वजह से भी आपके शुगर को बढ़ने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। शुगर के कॉम्प्लिकेशन जो कि है कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, अगर आप स्मोकिंग अल्कोहल करते हैं तो आपको कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो शुगर के जो मरीज हैं या प्री डायबिटिक हैं या जिनकी फैमिली में शुगर के मरीज हैं, उनको चाहिए कि वो स्मोकिंग ना करें बिल्कुल, और प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करें, रेगुलर वॉकिंग करें, लेट नाइट नहीं खाएं, थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे खाना खाएं, और जिनको डायबिटीज़ हो गया है वो होल ग्रेन सीरियल्स ने, मल्टीग्रेन रोटीज़ वगैरह खाएं, लेट नाइट खाना कम करें, और थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे फ्रूट्स और ये खाते रहें, जिससे उनका काफ़ी कंट्रोल रहेगा, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट काफ़ी कम रहेंगे। और इवन डायबिटीज़ की मरीज़ को अपना हर साल अपनी आई चेकअप भी करानी चाहिए, ताकि उनको ये पता चले कि डायबिटीज़ की वजह से उनकी आंखों की रोशनी में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, उसमें कमी तो नहीं आ रही है, क्योंकि कई बार रेटिना ख़राब होने का रिस्क रहता है अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। ठीक है डॉक्टर अनुराग, इसी से जुड़ा अगला सवाल है, क्योंकि डॉक्टर रंजन ने भी जैसे जिक्र किया है कि चाहे पाँव में घाव हो जाते हैं या फिर आंखों की भी प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लडी विजन या फिर रेटिना ख़राब होने की समस्या, वेट लॉस होने लगता है, तो ऐसे सिम्टम्स को हम सिर्फ डायबिटीज़ से ही जोड़ करके तो नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारी और भी दूसरी बीमारियां भी होती है। ये हम कैसे समझेंगे कि ये डायबिटीज़ की वजह से ही हो रहा है? अगर किसी व्यक्ति को ये ज्ञात नहीं है कि उसे डायबिटीज़ है या नहीं है और किस टाइप का डायबिटीज़ है, तो फिर क्या उसके लिए समझ पाना कि मुझे किस डॉक्टर को किस समय पे विजिट कर पाना है, इस पर मैं थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहूँगी कि ये लोगों को कैसे समझ आएगा? देखिए, जब आदमी को जैसे लेथार्जी रहने लगा है,
या और भी कोई खाल में प्रॉब्लम आने लगी है, खुजली होने लगी है या दिखाई कम देने लगा है, तो ये सारे सिम्टम्स और भी बीमारियों के हो जाते हैं। जैसे अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो भी वो लेथार्जी सा रहेगा, वो भी काम करने में उसको मन नहीं लगेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तब देखी जाएंगी जब पहले अगर उसको शुगर की जांच कराएंगे और शुगर उसको नॉर्मल होगी। जब नॉर्मल होगी तभी उसका दूसरी चीज़ों का इलाज शुरू करने की कोशिश, उसकी डायग्नोसिस करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर पहली शॉट में वो पकड़ गया कि उसको डायबिटीज़ है, तो जब डायबिटीज़ होने के बाद उसको और बाकी सारे टेस्ट भी कराए जाते हैं। तो हार्ट का भी टेस्ट कराएंगे। अगर मान लीजिए किसी को एंजाइना हो गया तो वो भी चलेगा फिरेगा नहीं। लेकिन एंजाइना जो हुआ है हार्ट की प्रॉब्लम है, और हार्ट की प्रॉब्लम डायबिटीज़ के कारण हुई है या अलग किसी कारण से हुई है, तो ये पता लगाना पड़ेगा। तो पहली जो हम लोगों की सबसे इनिशियल जांच होगी वो शुगर की जांच होगी, और शुगर की जांच के बाद अगर वो निकलता है तो अन्य जांच कराई जाएगी। अन्यथा अगर उसको शुगर नॉर्मल है और HbA1c टेस्ट जो है वो 3 महीने की अगर डायबिटीज़ की हिस्ट्री जो है आपको ब्लड में डेमोन्स्ट्रेट कर देता है, तो वो अगर नॉर्मल है तब आपको बाकी टेस्ट कराए जाएंगे। तो वो बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर साहब ने पहले ही बताए हैं कि जैसे ECG कराया जाएगा, उसका इकोकार्डियोग्राफी कराई जाएगी, और बाद में एंजियोग्राफी भी कराई जा सकती है। तो सारी चीज़ें करा के और वो देखकर फिर किया जाएगा। ठीक है डॉक्टर, आपके पास मैं लौट रही हूँ। इस बीच ग्वालियर से हमारे साथ एक कॉलर मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते जी मुकेश जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मुकेश वाशनी बोला ग्वालियर से। जी मेरी उम्र 57 वर्ष है। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि डायबिटीज का लक्षण क्या क्या है, कैसे मुझे पता लगे कि मुझे एक्चुअल में डायबिटीज हुई है कि नहीं हुई। क्योंकि कई बार मैंने जो है टेस्ट वगैरह कराए तो कभी तो एकदम 250 तक पहुंच जाती है शुगर, और कभी 90, 95, 10 आता है। और इसका क्या लीवर से कोई संबंध है क्या? लीवर का जो फैटी लीवर स्टेज 1 वगैरह कुछ आ जाती है, इससे कोई संबंध इसका कुछ रहता है? और गुड़ खाने से क्या ये डायबिटीज बढ़ती है क्या? चलिए ठीक ये है, मेरे को आपके जानकारी सवालों का थोड़ी जवाब। चाहिए थी। और थोड़ा पैरों में दर्द भी रहता है काफी, जी। पिंडलियों में, ये भी कुछ शुगर के लक्षण हैं क्या? ये ठीक जरा है, थोड़ी आप जानकारी कॉल दें। पर बने रहिएगा। डॉक्टर अनुराग, हम आपके सवालों का जवाब दे देंगे। डॉक्टर अनुराग। ठीक है। देखिए, जिस एज में आप हैं उस एज में आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने की पूरी संभावना है। और आप अपना सबसे पहले ये HbA1c का टेस्ट कराइए, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जिससे आपको पता लग जाएगा 3 महीने में आपकी डायबिटीज़ घटती बढ़ती या वो रहती है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली में आपको डायबिटीज़ जो है प्री डायबिटिक लेवल पे है कि आपको फ्रैंक डायबिटीज़ है। और अगर फ्रैंक डायबिटीज़ है तो आपको उसका इलाज कराना चाहिए। और आपने खुद ही बताया कि जैसे कभी आपकी 250 पहुंच जाती है, कभी कम होती है। तो डायबिटीज़ जो होती है वो खाने से रिलेटेड होती है। तो जब कभी आप ज़्यादा मीठा खा लेते होंगे तो वो ज़्यादा बढ़ जाती होगी, जब कभी रेगुलर आप डाइट नॉर्मल डायबिटिक टाइप की डाइट लेते हैं तो आपकी वो नॉर्मल रहती है। दूसरी बात ये, गुड़ खाने से ऐसा कुछ नहीं है कि डायबिटीज़ बढ़ती नहीं है या घटती है। गुड़ खाने से उतनी बढ़ती है जितनी शक्कर खाने से बढ़ती है। और आपको इस एज पे आके, क्योंकि आपको प्री डायबिटिक या फ्रैंक डायबिटीज़ दोनों है, इसके लिए टेस्ट कराना मैंने आपको बताया है। अगर ऐसा है तो आपको दवाई शुरू कर देनी चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। मुकेश जी, हमारे साथ डॉक्टर नीरज भी बने हुए हैं। डॉक्टर नीरज, आयुर्वेद के नज़रिए से मैं आपसे थोड़ा और टिप्स जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों के लिए भी, जो शुगर को कंट्रोल में तो करना चाहते हैं लेकिन चीनी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इसके ऑल्टरनेट में उनके पास ऑप्शन क्या है और वो कितना सेफ है? देखिए, ऐसा है ना कि जैसे हम बताएं कि शुगर कोई भी हो तो शुगर तो बढ़ाती है, लेकिन अगर उसके अल्टरनेट्स की बात करते हैं तो एक प्लांट होता है स्टीविया, जी, जो मार्केट में अवेलेबल है। अगर उसकी आप लीफ यूज करते हैं तो वो भी एक स्वीटनर का काम करता है, जो कि शुगर को नहीं बढ़ाता है, मतलब कैलोरी वैल्यू उसकी नहीं होती है। प्लस हमारे साथ एक्चुअली क्या ना, जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे आप खाना चाहते हैं, इसमें आम, केला, अंगूर, ये ऐसे 3 फल हैं जो डायरेक्टली आपकी शुगर को बढ़ाते हैं। अगर आप इनको अवॉइड करके और कोई फ्रूट्स खाते हैं और ऐसे टाइम पे खाएं जहाँ की जो खाने का गैप होता है
जैसे दोपहर में रात को लंच किया और शाम के बीच का जो टाइम हो गया, या सुबह ब्रेकफास्ट किया है और दोपहर के लंच के बीच का टाइम 11 बजे, ऐसे टाइम को खाते हैं तो वो भी आपको कोई नुकसान नहीं करते, उनको लेना चाहिए फ्रूट्स को। और ड्राई फ्रूट्स में जो किशमिश हो गया और छुहारे हो गए, इसको छोड़ दीजिए। बाकी जो काजू होता है, काजू भी थोड़ा शुगर ज्यादा बढ़ाता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फिटनेस के लिए चाहते हैं तो और ऑप्शंस आपके पास है, फ्रूट्स में जा सकते हैं और वैसे भी ले सकते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छे होंगे और आपको नुकसान भी नहीं करेंगे। ठीक है डॉक्टर नीरज, लॉटरी में आपके पास डॉक्टर रंजन, क्योंकि डॉक्टर नीरज को भी हमने सुना और उन्होंने ऑप्शंस तो बता दिए, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा और कन्फ्यूजन ये भी रहता है लोगों के मन में कि हम फ्रूट्स का सेवन कर रहे हैं उसे अलग तरीके से देखा जाता है, जूस का सेवन करें तो उसे अलग तरीके से मापा जाता है, और ये कहा जाता है कि अगर आप जूस का सेवन करें तो उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा डबल हो जाती है। ऐसे में खासतौर पर मार्केट्स में अवेलेबल होती है जो पैकेट्स, जो टेट्रा पैक्स जिनको कह दिया जाता है, वो सेफ है या नहीं है, उसमें शुगर की मात्रा को कैसे हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए सेफ है, हानिकारक साबित हो सकता है। और नॉर्मल जूस जो हम स्ट्रीट साइड्स पे ले लेते हैं कभी कभी, तो ऐसे में वो कितना सेफ है शुगर के पेशेंट को पीना या नहीं, इस पर भी हम थोड़ा सा और डिटेल जानना चाहेंगे। जो टेट्रा पैक्स वगैरह जो बाहर में होते हैं ऑन प्रोसेस, उसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं, प्लस उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जो शुगर काउंट्स बढ़ाते हैं, तो वो उतने सेफ नहीं होते हैं। और जैसे अगर आप जो डायबिटिक में फ्रूट्स की बात करें तो वैसे फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जैसे अमरूद हो गया, पपाया हो गया, ये सब खाते हैं। इवन आप ये अमरूद पपाया खा सकते हैं, है ना, और कई तरह के फ्रूट्स खा सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेनली लो होता है, तो उन फ्रूट्स को खाया जा सकता है। एप्पल हो गया, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा नहीं होता है। बेर हो गया, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो ये सबसे शुगर उतना नहीं बढ़ता है। लेकिन इसके साथ अगर जूस उस मिलाने में अगर आप कंसनट्रेटेड प्रिजर्वेटिव्स या शुगर अलग से ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो तो शुगर बढ़ाएगी। अगर बिना ऐड किए, चाहे वो डायरेक्टली खाते हैं या उसका जूस का सेवन करते हैं बिना शुगर या कोई और प्रिजर्वेटिव ऐड किए हुए, तब तो वो उतना हार्म नहीं करता है। लेकिन कई फल जैसे आम, केला, ये सब में काफ़ी ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो इनसे खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो डायबिटीज के मरीजों को कहा जाता है कि आप कुछ फ्रूट्स का ही सेवन करें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। मल्टीग्रेन जैसे रोटी वगैरह भी खाते हैं, उसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम हो जाता है, तो वो सब खाया जा सकता है। और थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे खाएं। तो प्रिजर्वेटिव फूड्स जितने भी हैं और जो उसमें प्रिजर्वेटिव्स जो ऐड करते हैं वो शुगर बढ़ाते हैं, तो वो सब का सेवन करने से बचना चाहिए। तो बिल्कुल दर्शकों, आपने भी उम्मीद है कि सुना होगा बहुत ध्यान से। अगर आप भी अब तक टेट्रा पैक्स का सेवन कर रहे थे तो इससे कोशिश कीजिए कि आप जितना अवॉइड कर सके, और ना अगर इसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें शुगर की क्वांटिटी डबल होती है और ये आपके लिए बहुत हार्मफुल भी साबित हो सकती है। आप फलों का सेवन कीजिए, सही मात्रा में कीजिए। अच्छा डॉक्टर रंजन, क्योंकि देखिए अभी हम फ्रूट्स का जिक्र कर रहे थे, ऐसे में सब्जियों को लेकर भी कहा जाता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, लेकिन अगर आप आलू खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक हद तक नुकसान दे सकता है, यहाँ तक शकरकंदी के लिए, लेकिन लोग कह देते हैं कि वो आपको फ़ायदा पहुँचा देगा। क्या ऐसा है? देखिए, आलू, चावल, ये सब का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम लोग डायबिटीज़ की मरीज़ को कहते हैं कि उनका कंटेंट थोड़ा सा कम कम रखें तो ज़्यादा बेटर। आप प्रोटीन डाइट लीजिए। आप डायबिटीज़ के मरीज़ को ऐसा नहीं कि खाना कम खाना है, उनको मेनली कार्बोहाइड्रेट कंटेंट और शुगर एडेड जो कंटेंट है वो थोड़ी सी कम रखनी है, और थोड़े थोड़े इंटरवल पे ज़्यादा खाना खाए। ग्रीन हरी सब्जियाँ सारा ले सकते हैं वो, और सैलड्स वगैरह खा सकते हैं, कर्ड वगैरह खा सकते हैं, तो ये और होल ग्रीन लें। जैसे बॉयल्ड ये चावल की जगह फुल कंटेंट वाले चावल खाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सबसे उनका शुगर उतना नहीं बढ़ेगा, और थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे खाएंगे तो इससे थोड़ा सा उनका डायबिटिक काफ़ी कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो देखिए हरी सब्जियों का सेवन आप कीजिए, ये डॉक्टर रंजन की ओर से कहा गया। और साथ ही डॉक्टर नीरज भी क्योंकि इसी ओर इशारा कर रहे थे, यहाँ तक डॉक्टर अनुराग ने भी इसी ओर इशारा किया कि आप जितना हेल्दी डाइट कंज्यूम करेंगे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। सवाल डॉक्टर अनुराग आपसे कि हम बात करते हैं कंट्रोल होने की डायबिटीज़ को, लेकिन क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ के लिए जो इसे जड़ से ख़त्म कर सकता है, या ये सिर्फ एक मिथ है, इसे जड़ से ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल है? देखिए, एक डायबिटीज़ होती है टाइप 3C, उसमें अगर पेनक्रियाज में चोट लग जाए या पेनक्रियाज किसी तरीके से ख़राब हो जाए या उसमें कैंसर हो जाए
तो उसमें पैनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो वो तो एक तरीका होता है कि जिससे ये ठीक हो जाए। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके अंदर शरीर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पैनक्रियास को ख़राब कर रही है। वो कोई आउटसाइड चीज़ आई जिसने आपके पैनक्रियास को घायल कर दिया और आपका पैनक्रियास ख़राब हो गया। अगर हम उसमें पैनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो क्योंकि अंदर से कोई ख़राबी नहीं है तो वो सर्वाइव भी कर जाता है और आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन अन्य जो बाकी डायबिटीज़ हैं वो ठीक नहीं हो पाती हैं, और उनको अगर हम कह देते हैं कि रिवर्सल हो गया तो, और हमने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, और रिवर्सल में हमने अपना अच्छा खाना खाया, ये सब मिठाई खाई, तो वो दोबारा उतने ही ज़्यादा से उससे ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसलिए हमको इन सब चीज़ों में अगर पढ़ते भी हैं तो बहुत ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत रहती है, और हमेशा अपना ब्लड टेस्ट करते रहना चाहिए शुगर के लिए, या कराते रहना चाहिए, और लगातार जो है हर 6 महीने पे साल भर में डॉक्टर के पास जाके सारी जांच करा लेनी चाहिए। क्योंकि एक डायबिटीज़ ही ऐसी है जो पूरे वर्ल्ड में जो है कम से कम 10% लोगों की डेथ का कारण उस पर हार्ट डिसीज़ हो जाती है और उसके कारण हो जाती है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर क्योंकि आपने डिजीजेस का जिक्र किया तो ये मैं थोड़ा सा और समझना चाहूँगी डिटेल में कि डेंजरस लेवल अगर हम बात करें, इमरजेंसी या ट्रिगर पॉइंट की हम बात करते हैं डायबिटीज़ को लेकर के, तो वो कौन सा समय होता है जब किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है? आपने कहा कि कई बार डायबिटीज़ कई मामलों में देखा गया है कि मौत का कारण भी बन जाती है, वो समय कब आता है? देखिए, डायबिटीज़ जब लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाती है तो हार्ट पे, आर्टरीज पे, सारी चीज़ों पे असर आता है। एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा हो जाती है। जो डिजिटल पार्ट्स हैं जैसे पैर की उंगलियां, पंजे, तो इन सब में जो है खून का दौरान कम हो जाता है। छोटी मोटी चोट लग जाती है तो वो कभी बढ़ती नहीं है, और पैर के जो उंगलियां हैं और बाकी चीज़ें हैं वो नीली पड़ जाती हैं, बाद में काली हो जाती हैं, जिससे वो उनकी उस एरिया के टिश्यू की डेथ हो जाती है, तो उसको काटना पड़ता है। और अगर डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस हो जाती है, वो अगर 600 के ऊपर डायबिटीज़ चली गई तो जो सेल्स हैं उनको शुगर मिल नहीं पाती और उसमें आदमी कोमा तक में चला जाता है। तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। पूरी बात सारी यही है कि आपको डायबिटीज़ का लगातार चेक करते रहना चाहिए। डायबिटीज़ के सिम्टम्स आपको पता ही लग चुके हैं, अगर वो ज़रा से भी एक बार दिख जाते हैं तो आपको अपने टेस्ट करा लेने चाहिए। और एक बार डायबिटीज़ हो जाने पे अगर आप सोचें कि वो ठीक हो जाएगी तो बड़ी मुश्किल है। तो आपने डॉक्टर अनुराग को सुना और उनकी ओर से कहा गया है, एक हेल्थ टिप भी उनकी ओर से दी गई कि हर 6 महीने पर आपको अपना जांच ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि आपको ये अपडेट मिलता रहे अपने शरीर को लेकर कि कहीं आपको डायबिटीज़ हुआ तो नहीं है, और अगर है तो ये कंट्रोल में है या नहीं है, और इसे कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी आपने ध्यान दिया होगा अगर, तो आप ये समझ पाएंगे कि बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस अलर्ट रहने की ज़रूरत है अगर आप डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं तो। लेकिन इस बीच डॉक्टर नीरज से मैं का रुख करूंगी, और डॉक्टर नीरज मैं आपसे समझना चाहूँगी, जब डायबिटिक पेशेंट के लिए हम देखते हैं कि वो ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, हेल्थ में सुधार के लिए लगातार अच्छे डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज कितना बेनिफिशियल साबित होता है, कितना ज़्यादा सही रहता है ऐसे में डायबिटिक पेशेंट के लिए, और किस तरीके का व्यायाम वो कर सकते हैं? देखिए, इसमें व्यायाम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे हम कहते हैं कि शुगर में डाइट हो गया, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल, 3rd नंबर पे ड्रग, 4th नंबर पे ड्रग हम प्लान करते हैं पहले। तो जो एक्सरसाइज है, कहीं भी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, जैसे कि पेरिफेरल सर्कुलेशन बताया, डिजिटल पार्ट्स हैं हमारे, उन पे घाव हो जाते हैं, या जो पैंक्रियाज भी है हमारे, क्या होता है कि जो इंटेस्टाइनल ऑर्गन है, इसके जो मूवमेंट होते हैं, अगर आप जैसे हाथ पैर चलाते हैं, वॉक करते हैं, तो उसी तरह से हम अपने इंटेस्टाइनल ऑर्गन को भी मूव करा के, जैसे एक मंडूक आसन होता है, स्पेशली बहुत ज़्यादा बोलते हैं लोग और कोशिश करते हैं लेकिन करते नहीं है। अगर आप इसको करते हैं तो इससे क्या होता है, डायरेक्ट पैंक्रियाज के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वहाँ पे सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। जब आपके ब्लड में और ब्लड वेसल प्रॉपर अगर मूव, उनके अंदर ब्लड प्रॉपर फ्लो होता रहता है, और जिससे क्या होता है वहाँ पे सकरापन और उनके न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलते रहेंगे, तो अल्सर होने के चांसेस कम हो जाएंगे और शुगर में बहुत उसको कंट्रोल करने में आपको आराम होगा। यानी कि जैसे किसी का शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है और अगर आप उसमें रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हम मंडूक आसन रेकमेंड करते हैं कि सुबह 8 से 10 बार फ्रेश होने के बाद
अगर आप करते हैं तो वो शुगर जो आप मेडिसिन खा रहे होते हैं कई बार कंट्रोल नहीं होता है, उन्हीं पे ही वो कंट्रोल होने लगता है, बल्कि और दवाएं भी कम हो जाती हैं अगर प्रॉपर करते हैं तो। ठीक है इसीलिए शुगर जी जी शुगर ठीक वाले पेशेंट को जी लगभग ये मान के चलिए 6000 तो डेली चल लेते हैं मिनिमम, अगर उसको मतलब अपने को थोड़ा सा स्टेबल रखना है, बल्कि इसको बढ़ा के 10,000 तक ले जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर नीरज। डॉक्टर रंजन, अगर हम ये भी समझते हैं कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, वो प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं और उन्होंने एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है, तो हमने कई बार देखा है कि जैसे ही डायबिटीज़ अगर उनके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है वो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ठीक है अब डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, कंट्रोल में हो चुका है, और डॉक्टर के पास वो विजिट करना छोड़ देते हैं या मेडिकेशंस भी वो लेना बहुत अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि इट्स ओके, हम स्वीट्स भी खा सकते हैं, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हार्मफुल है या आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, इसमें थोड़ा सा एक और पॉइंट मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, ये भी देखने को मिलता है आमतौर पर कि एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर्स पर स्विच कर देते हैं जब मेडिकेशंस चल रही होती है उसी बीच में, क्या ये सेफ है? देखिए, कई बार क्या होता है कि आप डॉक्टर से पेशेंट दवाइयाँ लेके आते हैं, फिर दवाइयों के साथ लाइफस्टाइल भी फॉलो करते हैं, तो उनका कंट्रोल होने लगता है, शुगर काफ़ी कंट्रोल रहता है, तो फिर वो रिपीट क्या करते हैं कि वो ना कई बार टेस्ट नहीं कराते हैं, ना डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको लगता है कि शुगर कंट्रोल हो गया है, कभी कभी सेम दवाइयाँ लेते रहते हैं और कभी कभी वो चेक ही नहीं कराते बिल्कुल और दवाइयाँ छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका फिर शुगर फिर से बढ़ने लगता है और उनको कई तरह की फिर कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क रहता है। तो आप अगर शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपको नियमित डॉक्टर से फिर उसका चेकअप भी कराना है और अपने टेस्ट में अगर कुछ रिपोर्ट्स ज़्यादा आती हैं, शुगर बढ़ी हुई आती हैं या कुछ कमियां महसूस होती हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो उनको फिर वापस जाके डॉक्टर से चेक करा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेम डॉक्टर के पास से, आप अलग भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको सही गाइड करेंगे, लेकिन आपको जाने की ज़रूरत है। अगर नियमित टेस्ट करा के डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या मैं दवाइयाँ खुद से ना बंद करें। दवाइयाँ खुद से बंद करने से कई तरह के नुकसान होते हैं और उसके फिर हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, किडनी पे असर पड़ने लग सकता है, आपके हार्ट पे असर पड़ने लग सकता है, आईज पे असर पड़ने लग सकता है और नसों, डायबिटिक न्यूरोपैथीज जो कहते हैं वो उसकी बीमारियाँ डेवलप होने लग सकती हैं। तो आपका शुगर कंट्रोल है, लेकिन बीच बीच में आपकी वो अपनी HbA1c जैसे और फास्टिंग ब्लड शुगर अपने चेक कराकर अपने डॉक्टर से उसकी सलाह पे ही दवाइयाँ छोड़नी या बंद करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ भी करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं, आपने बीच में मेडिकेशन स्टॉप कर दी है या फिर एक टाइम पे अगर आप किसी डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं और फिर अचानक से आपने किसी और भी डॉक्टर की दवाइयाँ एक ही साथ शुरू कर दी है, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आप एक टाइम पे एक डॉक्टर के मेडिकेशंस को प्रॉपरली फॉलो करें और उसके बाद उसके रिजल्ट का इंतजार करें। समय लगता है लेकिन उसे ठीक कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर अनुराग, जब डायबिटीज़ का जिक्र आता है तो लोग अक्सर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि ज़रूर इनके परिवार में किसी ना किसी को डायबिटीज़ होगा, इसी वजह से बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो गया है। ख़ासतौर पर प्रेगनेंसी के वक्त महिलाओं को भी ये कहा जाता है कि अगर जेनेटिक है, आपके परिवार में किसी ना किसी को डायबिटीज़ है, तो इस बात का बहुत ख्याल रखना कि वो बच्चे तक ना पहुँचे। ऐसे में प्रेगनेंसी में महिलाओं के लिए कितना ख़तरनाक है, इसको अलर्ट के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन की अगर हम बात करें तो वो अलार्मिंग सिचुएशन क्या होती है, वो कैसे समझ पाएंगी कि हमारे बच्चे के लिए कहीं डायबिटीज़ का खतरा तो नहीं है, और जेनेटिक होना क्या लाजमी है, होता ही ये ज़रूरी है? देखिए, डायबिटीज़ का जो मेन कारण ही है वो जेनेटिक होता है और कुछ भी पता लगा पाना गर्भवती माता के लिए, तो उसके जो रूटीन के टेस्ट होते हैं तो उसमें एक डायबिटीज़ का टेस्ट भी, शुगर का टेस्ट भी शामिल है, तो उससे उसको पता लग जाता है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आप जब ब्लड शुगर अपनी कराते हैं, डायबिटीज़ का टेस्ट कराते हैं, तो आप गोली खा के या इंसुलिन लेके तब कराते हैं। आप खाली पेट और बिना गोली खाए हुए नहीं कराते हैं। तो जब आप गोली खा के टेस्ट कराते हैं और आपकी शुगर नॉर्मल आ जाती है, तो उसको ये ना समझें कि आपकी डायबिटीज़ ठीक हो गई है, क्योंकि वो तो जो ठीक हुई होती है वो तो गोली खाने से होती है। तो इसलिए उस मिथ में ना जाएं और खाली पेट जब भी डायबिटीज़ कराते हैं तो आपकी दवा तो खानी है, उसके पहले आपको शुगर नहीं करानी है, क्योंकि उससे जब आप कराएंगे तो आपकी वो शुगर रिपोर्ट जो है डूबियस हो जाएगी और उससे आपका कुछ ज़्यादा पता नहीं लगेगा। ठीक है, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर उज्जैन से जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार ओम प्रकाश जी।
मेरा सवाल ये है कि मेरी 170 180 से कम शुगर होती नहीं है, दोनों समय टेबलेट लेता हूँ मैं भोजन से पहले। ठीक है, आप कॉल पे बने रहिएगा। डॉक्टर अनुराग आपसे मैं सवाल का जवाब चाहूंगी। देखिए, अगर शुगर आपने ये बताया नहीं कि आपको ये खाना खाने के बाद होती है और खाना खाने के पहले कितनी होती है। नहीं, भोजन करने के बाद जो पहले टेबलेट लेता हूँ रिपोर्ट करवाता हूँ भोजन के बाद। नहीं, खाली भोजन ना लेने पे आपकी कितनी होती है? 130-40। तो ये ऐसी ज़्यादा तो नहीं है, और दवाई से अगर आपका इतना कंट्रोल चल रहा है तो ठीक है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा बढ़ के आती है तो आपको दवाई चेंज करानी पड़ेगी अथवा इंसुलिन पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। नहीं, 180 से ज़्यादा नहीं होती भोजन के बाद की। तो उसको आप अभी अपना ठीक मानिए कि इतना ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, मैं करीब 4-5 किलोमीटर पैदल भी चलता हूँ जी। तो उसके साथ वो भी अपना बढ़ा लीजिए कि कम से कम 25 मिनट आपको एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन करनी चाहिए, और खाने के बाद टहलने का अगर वो बना लेंगे सिस्टम तो थोड़ी कम हो जाएगी। जी। जैसे खतरे की बात नहीं है सर? क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछा हूँ कि 170-80 मतलब ज्यादा है क्या ये? नहीं, दवाई के साथ ये ठीक ही है। हाँ, दवाई लेता हूँ दोनों समय। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, उम्मीद है ओम प्रकाश जी आपको सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। और डॉक्टर नीरज, मैं आपका भी रुख कर रही हूँ, क्योंकि अभी देखिए हम जिस तरीके से डाइट को लेकर बार बार डिस्कस भी कर रहे थे, क्या कुछ शामिल किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, क्या अवॉइड करना है, लेकिन इसमें एक और चीज़ हम समझना चाहेंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए कहा जाता है कि इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ख्याल इस बात का रखना है कि आप क्या खा रही हैं, बच्चे तक वही पहुंचेगा। और साथ ही साथ क्योंकि अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है डायबिटीज़ को लेकर तो और ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ जाती है। तो इसमें मैं उन महिलाओं के लिए भी आपसे कुछ टिप्स जानना चाहूँगी कि उनको किन चीज़ों का ध्यान खासतौर पर रखना चाहिए ऐसे में। एक्चुअली क्या जो एक जेस्टेशनल हम लोग बोलते हैं डायबिटीज होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके मदर को वही हो तो ही उनको हो जाएगी। जेस्टेशनल तो किसी को भी हो सकती है। एक चीज़ ये अलग सिस्टम है। और दूसरा क्या है कि बच्चे को शुगर होना, अगर उसको मदर को शुगर रही है और फैमिली में रनिंग है या फादर को रही है तो बच्चों में होने का ही चांसेस रहता है। ठीक है, तो अब इसमें तो डाइट की बात होती है, तो आप ऐसा है कि इसमें आलू, चावल और मीठा, अगर इन 3 चीज़ों को छोड़ दें या कम कर देते हैं बहुत, इनके अलावा जितनी भी हरी सब्जियां हैं आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। पत्ते वाली जो सब्जियां हैं, जितनी कुकर बेटेसी फैमिली की हम लोग सब्जी बोलते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, तरोई, परवल, टिंडा, भिंडी, इस तरह की जो अभी ये आती हैं सब्जियां, ये ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, लीफी हो गई। दालें आप ले सकते हैं। उड़द की दाल को हम थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनका थोड़ी सी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होती है कंपेरेटिव टू अगर देखते हैं दालों में। तो आप इन चीज़ों को अगर आप लेते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा क्या होता है, खाने को अपने जैसे कि सुबह उठते हैं तो मूंग और चने को अगर भिगो के उसमें कोई जो सलाद की तरह बना के आप सुबह खाते हैं, उसके बाद में जो दोपहर जिसके बीच के गैप में आप फ्रूट खा लीजिए। जो रात का खाना है उसको अपनी जो क्वांटिटी खाते हैं उसको कम कर दीजिए। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हेल्दी खाना और खासतौर पे हरी सब्जियां, इन चीज़ों का सेवन, ड्राई फ्रूट्स का सेवन अगर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्वाभाविक तौर पर उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज। और आज हमारे हेल्दी इंडिया में हमारे साथ जुड़े डॉक्टर अनुराग भार्गव, डॉक्टर रंजन कुमार और डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, आप सभी डॉक्टर्स का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि समय का अभाव है तो इसी के साथ हेल्दी इंडिया को हमें यही समाप्त करना है, लेकिन अगले शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।